अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। अच्छी सी सुबह का आगाज हो चुका है और आज इस अच्छी सी सुबह की अच्छी बात यह है कि आज पूरी दुनिया में ही मजदूरों के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी लेबर डे मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये लेबर डे क्यों मनाया जाता है और क्या वजह हुई थी जो ये लेबर डे मनाया जाने लगा। तो 1886 में अमेरिका में कुछ मजदूर निकले थे अपने हुकूक के लिए, तो उनके ऊपर उनकी गवर्नमेंट ने जो है वो गोलियां बरसा दी थी, जिसके बाद से लेकर अब तक ये लेबर डे मनाया जाता है। और अगर लेबर डे की बात की जाए और अगर मजदूरों की बात की जाए तो पूरी दुनिया में ही लोग इनसे इजहार यकजहती करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मजदूरों का हाल कुछ मुख्तलिफ है। मजदूरों का हाल कुछ मुख्तलिफ इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ जो मजदूर हैं हम उनके हुकूक के लिए बात करते हैं, उनके हवाले से आवाज़ उठाते हैं, उनके तमाम मसाइल की निशानदेही करते हैं, लेकिन फिर भी उनके वो मसाइल हल नहीं हो पाते हैं। उसकी आला मिसाल ये है कि आज दुनिया भर में लेबर डे मनाया जा रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े आला तरीन अफसरान जो हैं वो छुट्टियों पर हैं, लेकिन लाहौर में फिर भी कुछ मजदूर आज भी काम कर रहे हैं क्योंकि ये वो मजदूर हैं जो कि अगर एक दिन भी छुट्टी कर लें तो इनके घर का चूल्हा नहीं जलता है क्योंकि ये डेली वेजेस पर होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और इस दिन की खास बात यह है कि ये वो वाहिद दिन है जिसमें दुनिया भर में शायद एक साथ उसे मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद सब आपको बता चुकी हैं। लेकिन अदाद शुमार की तरफ अगर नजर डालें तो तकरीबन 30 करोड़ मजदूर पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक बैनुल अक़वामी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2018 में तकरीबन 25 लाख ऐसे मजीद अफराद में इजाफा हो जाएगा जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज के दिन का मकसद यही है कि मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज उठाया जाए, लेकिन खास तौर पर उस पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी कोशिशें करना मकसूद है। बिल्कुल कोशिशें करनी चाहिए। और हम जब मजदूरों के हवाले से बात करते हैं, हम जब उस लेबर के हवाले से बात करते हैं जो हमारे घर बनाते हैं लेकिन उनके अपने घर नहीं होते, अगर इनके बच्चों के हवाले से बात करें तो एक आम परसेप्शन यही है कि जो मजदूर का बच्चा होता है उसे मजदूर ही रहना होता है। ये परसेप्शन कब चेंज होगा, कब इन मजदूरों के बच्चों के हाथ में भी किताबें आएंगी, कब ये मजदूर फख्र से ये कह सकेंगे कि हमने अपने बच्चों की तकदीरें भी बदली हैं। इस हवाले से आज के शो में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं हम हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। बजट के आफ्टर शॉक्स आना शुरू, हुकूमत ने अवाम को महंगाई का पहला झटका दे दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.70 जबकि डीजल ₹2.31 महंगा कर दिया गया। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। मजदूर का मिलता जो ना तामीरों में, ना हवेली, ना महल और ना कोई घर होता। आज मईशत के खेत को खून पसीने से सैराब करने वालों का दिन है। ये दिन 1886 में शिकागो के मजदूरों के होने वाले एहतजाज का नतीजा है। मजदूरों ने उजरत, मेडिकल और काम का दौरानिया 8 घंटे करने का मुतालबा किया था, अपनी जानें भी गंवाई थी। बर आएगी सबकी मुराद, आ गई है शब बारात। मुल्क भर में आज शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मुसलमान रिज़्क़ हलाल में बरकत, दराज़ी उम्र बिलखैर, सेहत और तंदुरुस्ती समेत मुख्तलिफ दुआएं करेंगे। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख भी किया जाएगा। तो ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज जिनके ऊपर आज हम ओवरऑल शो में डिस्कशन करेंगे। हमें एडिटोरियल्स के हवाले से ज्वाइन करते हैं, हमेशा से हमारे साथ नफीस नईम साहब होते हैं और आज भी नफीस नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि एडिटोरियल्स में क्या है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे लेबर डे के हवाले से वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें हम हाईलाइट करेंगे जिनसे मजदूरों को शिकायत रहती है। तो ये निज़ाम कब बदलेगा, मजदूर का बच्चा कब पढ़ेगा, कब आगे बढ़ेगा? बिल्कुल सबा, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया है। न कर दूर इसे यूं तू अपने से दूर, महल से कब्र तक काम आता है मजदूर। ये आज लेबर डे हम हमेशा मनाते हैं 1 मई को लेबर डे, लेकिन मज़दूरों की हालत जो है वो जो कहते हैं ना कि वो इंसान के जो नसीब जो है वही नसीब आज भी हैं।
पाकिस्तान में 57.2% यानी कि पाकिस्तान लार्जेस्ट वर्क फोर्स है पाकिस्तान के पास। दुनिया की नवी वर्क फोर्स जो है वो पाकिस्तान के पास है, 57.2 मिलियन मजदूर। इसमें से 44% जो हैं जिनके ज़राअत से ताल्लुक़ है, बाकी जो 56% है वो सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ उनका है। लेकिन अलमिया ये है कि न सिर्फ इन पर जो है, हालांकि 2004 में हमने देखा था कि कुछ लॉज ही पास हो गए थे, लेकिन किसी भी हुकूमत ने मज़दूरों के नसीब, मज़दूरों के दिन, मज़दूरों की तकदीर को बदलने की कोशिश नहीं की। नारे सब ने लगाए हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना, इंसान का नसीब जो था वो आज भी वही है। तो मज़दूर आज भी पिस रहा है और हमें ज़रूरत इसी बात की है कि मज़दूरों के लिए हम सिर्फ ये शोज़, टॉक शोज़ और ये आपने आर्टिकल देख लिए, लिख दिए, अखबार भर दिए, इससे नहीं चलेगा। प्रैग्मेटिकली हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि ये मजदूर का जो आलमी दिन है, हुकूक का आलमी दिन हर साल आता है, जैसे आप खुद कह रहे हैं, और हुकूक की बात होती है, कवानीन बना दिए गए हैं लेकिन मुरव्वज नहीं किए जाते। क्या ज़रूरत है करने की? हम हर बार यही बात कर रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए। क्या करें कि ये चीज़ें मुरव्वजा तौर पे नाफिज हो जाएं? देखिए, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपने TDC फॉलो की हुई हैं, आपने साइन की हुई हैं, लेकिन आप उस पर अमल पैरा नहीं हो रहे। हमें अमल की ज़रूरत है। हमें जो सिंसेरिटी जो है ना आपको लानी पड़ेगी इसके अंदर। देखिए अवैस, मज़दूरों में हम सिर्फ सिर्फ मज़दूरों का इशू नहीं है, उनकी हालत ज़िंदगी जो उनकी जिस तरीके से वो, अगर आप भट्टा मजदूर देख लें, अगर आप फोर्स लेबर देख लें, हमारे आर्टिकल्स हैं, हमारे आर्टिकल 11 है, हमारा 37E है। 37E जो है ये प्रोविज़न देता है कि आपको सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, लेकिन इन आर्टिकल्स तो बना दिए आपने, कानून साजी कर दी है आपने, तकरीरें आप कर लेंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उनके हुकूक की बात आती है, वहाँ हम सब बैठ जाते हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम है। जब हुकूक के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो इस हवाले से तो हम जितनी डिटेल डिस्कशन करें ना आज उतनी ही कम पड़ जाती है, क्योंकि हम इनके हर इशू को हाईलाइट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी हालत ज़ार नहीं बदलती है। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जब कमिश्नर कराची थे शुएब सिद्दीकी साहब, तब मैं गई थी वहाँ पर मजदूरों के हवाले से, मैंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, एक पूरी रिपोर्ट वहाँ पर बनाई थी। मैंने उनसे जाके इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा था कि सर चले आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो मजदूर सड़कों पर बैठे होते हैं, बेचारे गर्मी में तपिश के अंदर बैठे होते हैं, आप इनको कोई शेल्टर ही फराहम कर दें, कोई ऐसी इनकी जगह बना दें, इनको दे दें कि जी लोग यहाँ पर आ जाएं, इनसे रब्ता कर लें, आप इनको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आप यकीन करें वो हंस रहे थे मेरी बात पे कि नहीं ऐसे तो मैं कितने मजदूरों को इस तरह का शेल्टर फराहम कर सकता हूँ, अब जिस मजदूर का जहाँ दिल चाहता है वो उस सड़क पे बैठ जाता है। तो इस तरह की तो हालत है कि ये हालत आप बदलेंगे कैसे? इसमें एक और भी है कि सबा के मजदूरों को अपने हुकूक के बारे में ही आगाही नहीं है। Exactly. अब कभी कोई इशू आता है, सबसे पहले ये होता है कि उसको अवेयरनेस नहीं होती कि उसके राइट्स क्या हैं। अगर उसको अवेयरनेस होती है अपने हुकूक के लिए, वो अदालत चला जाता है, तो वहाँ 2 हर्डल्स आती हैं। एक होता है फंड, कि उसके बाद इतने फंड्स हैं, उतने पैसे हैं कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा सके लेबर कोड का। दूसरा, उसे छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसको अपने ही जो है ना वहाँ पर भी लड़ना पड़ेगा अपने इदारे से भी, ताकि वो वहाँ से छुट्टियां करे और अदालतों में फिर वहाँ से अगर उसको अल्लाह अल्लाह करके इंसाफ मिलता है, तो उसकी जो डिग्री की जो एग्जीक्यूशन होती है उसका इंतजार करने लगता है, करना पड़ता है उसको। तो इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो अपने हुकूक के लिए निकालें। तो गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी बनती ही है अपनी जगह पे कि वो कवानीन को इम्प्लीमेंट कराए, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाली जा सकती सारी चीजें। प्राइवेट सेक्टर का अगर हम हाल देखें तो वो भी बहुत बुरा है। लोगों को जब भर्ती किया जाता है किसी कंपनी के अंदर, वहाँ पे कितनी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है राइट्स के हवाले से। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो तक तो पूरी नहीं की जाती। तो हम कैसे गवर्नमेंट को खाली ब्लेम कर सकते हैं? आप सही कह रहे हैं। आप अभी मैं कहता हूँ अभी आप चलें, आप सर्वे कर लें, कौन से ऐसे इदारे हैं जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर मजदूरों को जो है आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो उनको राइट्स दिए जा रहे हैं या उनका ख्याल किया जा रहा है। इवन आप देखें फायर एक्सटिंग्विशर जो फायर का सिस्टम होता है वो तक नहीं होते, यानी कि एग्जिट के हमने देखा कितनी जगह आग लगी है, बाहर नहीं निकल पाए, जल के मर गए हैं उन। तो ये अभी हमने भट्टा के हवाले से देखा था, पंजाब में जो है ना भट्टा मजदूरों के खिलाफ जो चाइल्ड लेबर के हवाले से कार्रवाई की जा रही है। तो अगर आप उसमें देख लो तो 80 लाख तो आपके चाइल्ड जो फोर्स लेबर है, आपके जो बच्चों को जो है वो ले रहे हैं खवातीन के साथ। हम आए दिन खबरें देखते हैं, वडेरा पकड़ा गया, निजी जेल से मजदूर बरामद हो गए, नहीं किसी ने अवैस, आप यकीन नहीं करेंगे 4-5 हज़ार रुपए लेके वो अपने खानदानों नस्लें जो है वो भर रही हैं। एग्जैक्टली, आप सोचिए कि वो बेटा भी भर रहा है, वो दादा का कर्जा था तो वो बाप पे आ गया, बाप के बाद बेटे पे आ गया, वो चले जा रहा है और फिर वो कर्जा उतारने के लिए वो जिस तरह की भी उनकी शराइत हैं वो मान रहे हैं, बेचारे पिस रहे हैं, वो
चले हमारे जो शहर के मजदूर हैं उनकी हालत हजार तो हमारे आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन जो देही इलाकों के मजदूर हैं उनकी तो परेशानी किसी ने देखी नहीं है। उसको तो बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन है कि आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं। जो अवैस ने बात की ना अभी के इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। देखिए ना, हम ये खबर देते हैं कि बरामद कर ली खवातीन, बच्चे नहीं, कि बच्चे भी जेलों में पैदा हो गए, बड़े हो गए, ऐसे ऐसे। तो लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा किसी वडेरे को पकड़ लिया, किसी जागीरदार को पकड़ा हो, प्रोसिक्यूशन हुई हो, नहीं होता। यानी कि पुलिस अप्रोच नहीं कर पाती बासर अफराद के पास। तो एक तो ये इशू है। फिर ये कि चाइल्ड लेबर में आप देख लें बच्चों के, अभी हमने IDPs के हवाले से भी देखा, कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी आपके यहाँ हालात ख़राब हुए, पॉवर्टी रेशियो हमारे बहुत ज़्यादा, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब इसकी वजह से जो है ना बच्चों को वालिदैन जो है बाज़ तो जो है उनकी तो रिवायती चल रही होती है, बाज़ ऐसे होते हैं बाय फोर्स मजबूर होते हैं क्योंकि खुद नहीं मिलता उनको खाने के लिए, तो अपने बच्चों को जो है वो यानी कि बहुत अफसोसनाक काम पर लगा देते हैं। यानी कि वो बचपन अवैस, वो बचपन जो खेलना है, छोटे छोटे बच्चे ईंटें उठा के लेके जाते हैं, तालीम हासिल की उम्र है, खेलने की उम्र है, एंजॉय करने की उम्र है, आपने उसे छोटा बना दिया था, वो छोटा अपने घर का बड़ा बन जाता है। तो ये इसमें पहलू भी देखने की आपको जरूरत है। तो नफीस भाई, लगता ये है कि आज ये जो सारी चीजें हमारे सामने, हकायक तो हम अगर आंखें बंद कर लें तो खत्म तो नहीं हो जाएंगे। हकायक बिल्कुल बरक्स हैं और ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल बरक्स हैं जो क्लेम किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। इससे तो एक बात ये बहुत वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाती है कि हम लोगों की शायद नीयत ही नहीं है कि हम लोग इस पे काम करना चाहते हैं। क़वानीन अगर हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना गवर्नमेंट का काम है, और इम्प्लीमेंटेशन खुद करने के लिए भी हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना जरूरी है। बिल्कुल सही है। तो हमारी नीयत ही नहीं है। यही वजह है क्योंकि हम, आप कहीं किसी भी जगह देख लें, आपने गवर्नमेंट ने वो ये भी, आप मैं नहीं ये नहीं कह रहा, आप दस्तावेजात देख लें, रिसेंट पास में देख लें, किसी गवर्नमेंट ने सीरियस कोशिश नहीं की है सिस्टम को चेंज करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है, मजदूरों की, आवाम की हुकूक की बात की जाती है, लेकिन यही लोग जब पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो मजदूर क्या, वो अपने वर्कर्स तक को, अपने कारकुनों तक को भूल जाते हैं। की क्या तो बात की आपने, तो पार्लियामेंट में जाके एहतराम नहीं करते, वो मजदूरों की तमाम रोजी रोटियों का, उनके हुकूक का क्या एहतराम करेंगे? सिर्फ आम आदमी की बात नहीं है, कितने केसेस आए, मैं उसको कहना नहीं चाहता। अब एक जज साहब का केस आया, बच्ची के जो टॉर्चर का केस आया, यानी कि ऐसे लोग जो एजुकेटेड हैं, जिनको आगाही है, जो जिनको अवेयरनेस होनी चाहिए इनके राइट्स के हवाले से। मजदूर तो यानी कि वो जो इलिटरेट हैं, इलिटरेसी की बात कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जो जिन्होंने जो एम्प्लॉयर हैं, जिन्होंने रखा हुआ है उनको मुलाजमीन को, वो उनको उनके हुकूक पामाल वो खुद कर रहे हैं। आप देखिए उनको तनख्वाहें पूरी नहीं मिलती, उनको जो उनकी फैसिलिटीज आपने देनी चाहिए वो नहीं मिलती, फिर टॉर्चर किया जाता है कितने बच्चों को। आपको पता है 90% बच्चे ऐसे हैं, मैंने भी एक पढ़ रहा था एक रिसर्च पेपर, उसमें था कि वो सबा वो सो नहीं पाते, छोटे बच्चे यार, जिनकी उम्रें खेलने की हैं, एंजॉय करने की है, तालीम हासिल करने की, वो काम से वापस आता है तो वो सो नहीं पाता, नफ्सियाती मसाइल के शिकार हो जाते हैं। अच्छा नबी साहब, और ये एक चीज मुझे कहना दीजिए, हमारी पॉपुलेशन का ज़्यादातर हिस्सा जो है, अगर हम कहें, मैं 70% जो है वो वर्क फोर्स है। आप जब इनकी जिंदगी बेहतर नहीं करेंगे, इनकी हालत जिंदगी नहीं बेहतर करेंगे, तो आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं करेंगे। मुल्क को कैसे क्योंकि इस पे इनकी आपके मुल्क की तरक्की जो है वो इनकी तरक्की पे डिपेंड करता है। तो इनकी जिंदगी को बेहतर, वो लोग हैं नफीस वो मुल्क को चला रहे हैं। आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की और फिर उससे पहले आपने मिनिमम वेज की बात की। तो पाकिस्तान के अंदर जो मुरव्वजा क़वानीन है, हर बजट में कह दिया जाता है कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह 14,000 होगी, 16,000 होगी। क्या ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि एक मजदूर जो सड़क पे काम करने वाला है, या सैनिटरी वर्कर है, या कोई और काम करने वाला है, उसको 14,000 रुपए, 16,000 रुपए माहवार मिलते हैं? माहवार तो छोड़े, 270 रुपीज पर डे इनफ है घर चलाने के लिए? या ये मुझसे पूछ रही हैं? हाँ वही ना। मुझे ये बताइए कि अभी मैं पिछली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ। सिर्फ गाड़ी के जो रिंग होते हैं वो चेंज करने के लिए 80,000 रुपए लगाए थे महीने के, उनका लग गया था। ये स्टैंडर्ड है उन लोगों का जो कि हमारे वोट लेके जाके हमारी तकदीर के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, उनका ये हाल है। तो अवाम का जो जिम्मेदार है यार, कैसे गुजारा कर सकता है 16-17 हज़ार में अवेज, कैसे? और अगर आप एक घर के अगर रेंट पे ले लें एक घर, मैं नहीं समझता कि आपको 10 से 15,000 मिनिमम, अगर समझ लें आप टूटा फूटा मकान भी अगर आप ले लें, 15,000 किराया आप ले रहे हैं, तो 16,000 में जिंदगी कैसे गुजारेंगे यार? जब भी तो फिर क्राइम जन्म लेंगे। मैं अपने बच्चे को, सबा या अवेज, मैं अपने बच्चे को बिलखता हुआ नहीं देख सकता। मेरी इंसानियत, मेरी तालीम, मेरी तरबियत उस वक्त तक है जब तक कि मेरे घर में सुकून है। मेरा बच्चा अगर मेरे सामने रोएगा,
और उसको उसकी बुनियादी हुकूक नहीं मिलेंगे तो आप जो है एक खुद ब खुद एक शिद्दत पसंद को जन्म दे रहे हैं। वहाँ पर इंसानियत, वहाँ पर तालीम सब धरी की धरी रह जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रोविज़न जो उनकी जस्टिस है, जो उनके राइट्स हैं, वो दीजिए, उसको इंश्योर कीजिए, और तो आपके ना सिर्फ मुआशरा सुनेगा बल्कि आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। मुआशरा सुनेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। नफीस नईम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इंतहाई अहम टॉपिक मजदूरों के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से डिस्कशन होती है। हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम कहते हैं जी ट्रैफिक पुलिस को बेहतर बनाया जाए, हम कहते हैं जी रिश्वत को कम किया जाए, लेकिन एक्चुअली जो ज़रूरत है, जो बुनियादी ज़रूरत है, हमें इन लोगों को जो डिज़र्व करते हैं, जो मजदूर तबका है, इनके हुकूक के हवाले से बात करनी चाहिए, तो मुआशरे में बहुत सारी बेहतरी आ सकती है। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। जिसे हिम्मत से जीने का करीना हो, जिसे धूप में रहने का सलीका हो, करते हैं शुक्रिया उन हाथों का जिसके माथे पर मेहनत का पसीना हो। ए मेहनत कशों, वतन को तुम पर नाज है। जिसे हिम्मत से जीने का करीना हो, जिसे धूप में रहने का सलीका हो, करते हैं शुक्रिया उन हाथों का जिसके माथे पर मेहनत का पसीना हो। ए मेहनत कशों, वतन को तुम पर नाज है। तो जनाब हम लेबर डे के हवाले से बात कर रहे हैं और डेफिनेटली आज हम बात कर रहे हैं मज़दूरों के हवाले से, लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से, उन ख़वातीन के हवाले से जो इसी मजदूरी के ज़िम्मे में आती हैं, जो डेली वेजेस के ऊपर मुलाजमत करती हैं, उनके क्या मसाइल होते हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ चेयरपर्सन सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन नुज़रत शीरीन साहब मौजूद हैं। मैम, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें वक्त दिया अपना। मज़दूरों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, उनके हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो मज़दूरों के अंदर अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ख़वातीन और बच्चों की है। तो आप ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर काम करती हैं, एक कमीशन की आप सरबराह भी हैं। इस कमीशन का क्या मकसद है, क्या करता है कमीशन, आवाम की रहनुमाई के लिए बताइए। देखिए, कमीशन जो है वो जो कवानीन बने हैं उन पे अमल दरामद कराना, इसका काम, मेजर काम यह है। और दूसरे जो इंटरनेशनल और नेशनल कमिटमेंट हैं औरतों के हवाले से, उसको मॉनिटर करना कि उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और तीसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं फैसिलिटेशन के लिए, उनको मॉनिटर करना कि वो सही तौर पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उनको रिकमेंडेशन देना, उनको पाबंद बनाना कि भाई आप अपना काम पूरे तौर पे करें ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो सही तौर पे इस्तेमाल हो। अच्छा मैडम, डेफिनेटली आप वुमेन्स के हवाले से आवाज़ उठाती हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की भी आप बात करती हैं। वहीं डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं, जिनमें हमारी मेड्स आ गई या दूसरी वो ख़वातीन आ गई जिनको आप घरों में रखते हैं काम के लिए, तो उनके क्या मसाइल होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को किस तरह हाईलाइट किया जाता है? देखिए, उसमें हर तरह की हैं जो, हाँ, छोटे से लेके बड़े तमाम, मतलब वो नर्स भी है डेली वेजेस पे, वो घर में मासियाँ जो काम कर रही हैं, आया भी हैं, कोई सब अब फल सब्जी भी लगाती हैं एम्प्रेस मार्केट के सामने। हाँ। मतलब इस तरह की तमाम वो ख़वातीन। तो हम ये कह रहे हैं कि उन पे भी क़वानीन का इत्लाक़ हो, उनको भी फ़ायदा मिले जो औरतों को तमाम को मिल रहा है। इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर को हम जब कहते हैं तो उसमें ये सब ख़वातीन आती हैं। और देखिए उनके मसाइल क्या हैं, उनके साथ अब्यूज़ किया जाता है, उनको हरासा किया जाता है, उनको वेजेस सही नहीं दिए जाते। हमारे यहाँ मिनिमम वेज का कानून राइज है, लेकिन वो मिनिमम वेज क्या हम देखें कि उन पे इतलाक हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम इसको अब मॉनिटर करेंगे और हम पाबंद करेंगे लोगों तो को। अभी तक कितने केसेस आपके पास आए हैं? देखिए, अभी कमीशन जो है नया बना है। अच्छा, सिंध में जो 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 2015 में ये एक्ट पास हुआ, असेंबली ने पास किया था, और 2017 में। तो आप लोग कब से एक्टिव हैं? अभी सितंबर से हम बने हैं। और काम हमारा आप देखें कि जो हरासमेंट के अभी जितनी यूनिवर्सिटियों में केसेस हुए, हम कह रहे हैं तमाम को हमने का पाबंद किया है कि वो हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर वो ऐसी नुमाया जगह पे लगा दें तो रोज जो
स्टूडेंट और टीचर पढ़ेंगे तो ना कम से कम कि उसकी सजा क्या है उनको भी पता है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की और सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रही हैं, ये तो मसाइल हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, लेकिन इस हवाले से आगाही शायद नहीं है जैसे कि आप बता रहे हैं। तो आगाही के लिए क्या किया जाए, वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन सी बाउंड्रीज हैं जहाँ पे एक इंसान ये तसव्वुर करे कि अब मेरे जो राइट्स हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं, मुझे सेक्सुअल हरास किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए यही कमीशन जो है ऐसे इदारों से कांटेक्ट कर रहा है कि जो काम करते हैं ग्रास रूट पे, और हम कह रहे हैं कि हमारे साथ चलो, और जो ये आगाही शऊर फैलाना है या ट्रेनिंग देना है जेंडर सेंसिटाइजेशन की, तो वो कोई भी 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये कहना कि हम सारे सिंध में काम करेंगे ये बहुत मुश्किल बात है। पैसे तो आपके पास आ जाएंगे लेकिन इतनी ह्यूमन रिसोर्सेज तो हमने उसको प्रैक्टिकल बना दिया है। हम कह रहे हैं कोई 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट ले लें, उसको रोल मॉडल की तरह बनाएं, वहाँ जो खराबियाँ कमी कमजोरी है उसको पूरा करने के लिए पहले तो क़वानीन की लोगों को शऊर हो है क्या, उससे अमल दरामद कैसे होगा। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट आप बात करें, इसमें कैसे पूरा मैकेनिज्म क्या होगा? आमतौर पे अगर वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, कोई ऐसे सेंट्रलाइज इदारे बना दिए जाते हैं कि अगर कोई मुतासरा शख्स औरत है या जो भी है वो उसमें कंप्लेन करे, उसे अप्रोच करे। यहाँ पे हमें उस तरह का कोई सिस्टम नज़र नहीं आता। ख़वातीन के साथ अगर कोई मामला होता है या तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं, आमतौर पर ये रिसेंटली केस भी आया फनकारों की इंडस्ट्री के हवाले से, तो कोई ऐसा इदारा नज़र नहीं आता। पुलिस के पास जाने से वैसे ही आम आवाम घबराती है। मैं आपको बताऊं, ये जो कमीशन बने हुए हैं, जैसे पंजाब में भी कमीशन बना है, बहुत एक्टिव है, सिंध में अब बन गया है और एक्टिवेट हो रहा है, और पेशावर KPK में भी बना है, और नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन भी है। इसके साथ ओम्बड्सपर्सन के दफातर मौजूद हैं जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस के दफ्तर कहला रहे हैं। तो देखें, क़वानीन बने हुए हैं हमारे पास, तो आप ये सोशल मीडिया में और गलत सलत एक दूसरे पे बैशिंग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इदारों के पास जाते ताकि कानून पे अमल दरामद हो। आप एक उसका आसान तरीका ये है कि किसी को इस तरह का कोई मसला दरपेश है, तशद्दुद हो रहा है, एक ख़त, 1-4 लाइनें आप नहीं लिख सकते, आप अपने बच्चे से, अपने पड़ोसी से लिखवा के भेज दें, और फिर उसके पैगाम फनकारों को भी जा रहा होगा कि जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के इल्जामात लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि गुड मॉर्निंग आज में सिंध कमीशन ऑफ वुमेन स्टेटस की चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, और वो यही कह रही हैं कि भाई वाकई अगर आप लोगों को एक दूसरे से शिकायतें हैं तो आप एक अदद खत लिख दीजिए और आपका मामला जो है वो हल हो जाएगा। खैर, मजदूरों के हवाले से बात हो रही है, खवातीन के हवाले से बात हो रही है, डेली वेजेस मुलाजमीन के हवाले से बात हो रही है, तो दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 1886 में शिकागो से शुरू होने वाली तहरीक आज पूरी दुनिया में मानी जाती है, लेकिन मजदूर के हालात में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। इस पर एक हमारी टीम ने खुसूसी पैकेज तैयार किया, आइए वो देखते हैं। शिकागो के शहदा ने तारीख रकम की। मेहनत कशों के हुकूक के लिए 1886 में उठने वाली तहरीक ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। सैकड़ों शहीद हुए, हजारों ने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। दुनिया भर में मजदूरों के हुकूक में मुजाहरे हुए, हुकूक देने के दावे हुए, कुछ रियायतें भी मिली। लेकिन अब भी बंदे मजदूर के वही तल्ख औकात हैं। आज भी दुनिया में हजारों लाखों सेमिनार्स, जलसे, जुलूस होंगे, दावे किए जाएंगे, ताहम मजदूर के हुकूक कब मिलेंगे, इस सवाल का सही जवाब कोई नहीं देता। जिसे हिम्मत से जीने का करीना हो, जिसे धूप में रहने का सलीका हो, करते हैं शुक्रिया उन हाथों का जिसके माथे पर मेहनत का पसीना हो। ऐ मेहनत कशों, वतन को तुम पर नाज है। जिसे हिम्मत से जीने का करीना हो, जिसे धूप में रहने का सलीका हो, करते हैं शुक्रिया उन हाथों का जिसके माथे पर मेहनत का पसीना हो। ऐ मेहनत कशों, वतन को तुम पर नाज है।
तो जनाब, ए मेहनत कशों, वतन को तुम पर नाज है। हमें भी उन तमाम मजदूरों पर नाज है जो मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हुकूक के हवाले से वो आज भी जंग में मुब्तला हैं, आज भी उस हालत जंग में है जिसमें वो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, नुज़रत मैडम, और हम बात कर रहे हैं वुमेंस राइट्स के हवाले से। जो फीमेल डेली वेजेस मुलाजमाएँ हैं उनके हवाले से हम बात करें। मैडम, जहाँ पर आपने बताया कि ये इदारा अब एक्टिव हुआ है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अब वो अपनी कंप्लेन लेकर आपके पास आ सकती हैं। ये बताएं कि ओवरऑल अब, क्योंकि आपने अभी ये न्यू आपका इदारा स्टार्ट हुआ है, तो उस हवाले से आपने कहा कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये इदारा ओवरऑल काम कर रहा है, किस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट्स जो है वो तैयार कर रहे हैं, आपका सर्वे प्रोसेस है या रिसर्च कर रहे हैं, या आप लोगों तक जा रहे हैं या लोग आप तक पहुँच रहे हैं किसी अवेयरनेस के थ्रू? देखिए, हमारा एक बड़ा मैंडेट है, पूरे सिंध की औरतों की हम नुमाइंदगी करेंगे, हम उनको रिलीफ पहुंचाएंगे, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो या उनकी हेल्थ के इश्यूज हो या उनके तालीम के इश्यूज हो, हम उनको न सिर्फ मॉनिटर करेंगे बल्कि उनमें जो खराबियां हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको हल करने के लिए मैकेनिज्म भी बना के देंगे। हमारे पास हम एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबों के लिहाज से एक्सपर्ट हो। अब लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन है या लॉज का रिव्यू है या इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं हमारे ILO कन्वेंशन के तहत, हम उन सब को देख रहे हैं कि कहाँ किसमें खामी है। हमारे माहिरीन है, हमारे 21-20 मेंबर है, क्योंकि जब हैरेसमेंट के हवाले से कोई खातून हैरेसमेंट की एलिगेशन लेकर आती हैं, तो ये भी देखना बड़ा जरूरी होता है कि वो एलिगेशन कितनी सॉलिड है या नहीं है, क्योंकि आपको दूसरी साइड से भी देखना होता है कि दूसरी साइड का मौक़िफ़ क्या है। क्योंकि हम एक तरफा वो नहीं करेंगे और इसी वजह से सब खराबियां आ रही हैं। लोग एक तरफा बातें सुन रहे हैं और कर रहे हैं। तो कमीशन के देखें केस 20 मेंबर हैं। हमने इंटरनेशनल इदारों को भी हमारा इदारा कांटेक्ट कर सकता है अपने सूबे की औरतों की बेहतरी के लिए मंसूबा करने शुरू करने के लिए। इसी तरह जो कन्वेंशन है ILO कन्वेंशन की आपको मैं मिसाल देती हूँ कि अभी 28 मई को न्यूयॉर्क में उसका इजलास होने जा रहा है, जिसमें अभी तक ILO कन्वेंशन सिर्फ मजदूर की हालत बेहतर बनाने या उनकी उजरतें बेहतर करने की बात कर रहा था। अब इसमें ये शिकें डाली गई हैं कि कन्वेंशन आएगा जिसके तहत तमाम कन्वेंशन के जो ILO के होंगे उसमें जो हैरासमेंट और वायलेंस, देखें जो गरीब औरत हो या मर्द हो, उनके जो मसाइल हैं हैरासमेंट के, तशद्दुद के, धमकियां दे रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, वो कह नहीं पा रही हैं औरतें, नौकरी छोड़ के बैठ रही हैं, और गुर्बत से उसका जो लिंक है कि गुर्बत के खात्मे के लिए हम इसको कैसे जोड़ेंगे। तो ये कन्वेंशन बहुत अहम होगा और उसमें फिर कमीशन का रोल नजर आ रहा है। कन्वेंशन बहुत अहम होगा और आने वाले वक्तों में हम उम्मीद करते हैं कि ये जरूर बहुत अच्छा काम करे और बेहतरी आए। मुझे ये बताइएगा और हमारी नाजरीन की आसानी के लिए कि आपका जो कमीशन है, क्योंकि नया अभी बना है, तो आपको भी क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और दूसरा साथ में ये ऐड ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह से ये कमीशन दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स के पास जाएगा, कंपनीज के पास जाएगा, वहाँ के लोगों से बात करेगा कि आपको क्या मसाइल हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी तो वायलेशंस होती हैं। देखिए, अभी जो हमारा कमीशन है, मसाइल तो जैसे सब शुरू जब होते हैं तो टीथिंग प्रॉब्लम होते हैं, विमेन डेवलपमेंट के जो एक सरकार का महकमा है उसके साथ हमारे फाइनेंसेस जुड़े हुए हैं अभी तो, लेकिन क्योंकि ये कमीशन इंडिपेंडेंट बनेगा, इंडिपेंडेंट इसकी वो सारा स्ट्रक्चर है, तो अब इसके अकाउंट खुलेंगे। हमारे पास अभी ह्यूमन रिसोर्सेज कम है और उसके लिए आने वाले वक्त में हम इश्तिहार देने जा रहे हैं। हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज अप टू द मार्क करेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा बना है सिंध में ये कमीशन, तो हम तो चाहेंगे बहुत मॉडर्न वे पे हम काम करें। अच्छा मैडम, जहाँ पे आप कह रही हैं कि कमीशन पहली दफ़ा बना है, मॉडर्न वे पे काम होगा, एक्सपेंड किया जाएगा काम के तरीक़ेकार को, दोनों तरफ की बात सुनी जाएगी, वहीं क्या इन्हीं लोगों में से कोई ऐसे लोग भी आपने अपॉइंट किए अपने कमीशन में जो आपको सही से नोटिफाई करवा सकें, आइडेंटिफाई करवा सकें कि फला इलाके में जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन काम करती हैं और इस इलाके में जो है वो बिल्कुल
इसमें हमने बल्कि मीडिया कमेटी भी बनाई है। अच्छा। अभी हम नोटिफाई करने जा रहे हैं। सही। हम आप जैसे तमाम इदारों के लोगों को उसमें शामिल किया है। हमारे जो मेंबर हैं हाँ। वो पूरे सिंध से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला से। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई ग्रीवियंसेस आती हैं हम फौरी तौर पे उनको रिपोर्ट करते हैं और वो फिर हमको बताते हैं। अभी कोई रिसेंट कोई आया, कोई केस आया? देखिए ना, अभी ये जो मैं बताऊं, जो इब्राहिम हैदरी में इलेक्ट्रोट्यूट केस हुआ था ऑनर किलिंग का। दूसरे एक हम बात कर रहे थे ये जो हरासमेंट के यूनिवर्सिटी में केसेस शुरू हुए, तो फिर हमने उस पे अपना इक़दाम किया। हमने ना सिर्फ वहाँ विजिट किया, हमने वहाँ थाने की हालत देखी। जो इलेक्ट्रोक्यूट किया गया इब्राहिम हैदरी में एक बच्ची को, हम उनकी माओं से मिले। अच्छा। तो निकला क्या कि देखिए वो जो जिरगे बैठते हैं, एक तो ये पैरेलल जुडिशरी सिस्टम है। तो क्यों नहीं हम अदालतों में जाते, अदालतों का निजाम हम क्यों नहीं बेहतर करते, इसमें कमीशन वो करेगा। हमने कहा हमें रिपोर्ट अच्छा, जो जिरगा सिस्टम होता है उसके अंदर भी आप लोग इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसको तो सिंध में तो सबसे बड़ा स्टेप लिया गया है कि गैर कानूनी करार दिया गया है, जिसमें सजाएं हैं उनके लिए। वो सारे घर उनको उठा के ले गए थे। इस मामले पे बात हमेशा से बहुत ज्यादा होती है और जिरगा सिस्टम जो आप बात कर रही हैं, तो सिर्फ मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा कि लोग मुख्तसर तौर पर या शॉर्ट टर्म के लिए जिरगे के पास जाते हैं, लॉन्ग टर्म या जो प्रॉपर सोल्यूशन है अदालतों के पास क्यों नहीं जाते? और आपके जो कमीशन है उसके लिए, आगाही के लिए आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम कर रहे हैं, उसकी तशहीर के लिए क्या कर रहे हैं कि लोग आपको खुद से अप्रोच करें? देखिए, अभी नए बजट जो आया है हमने उसके में मख्तस किया है एक बड़ी रकम तशहीर के लिए, पब्लिसिटी के लिए, और अप टू द मार्क अपॉइंटमेंट करें हम एक्सपर्ट के मार्केट रेट पे, क्योंकि तनख्वाहें अगर आप कम देंगे तो वो बेईमानी निकलेगी और काम होगा नहीं। तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत हायर करेंगे अपने स्टाफ को, और वो मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक रखते होंगे, एक्सपर्टी होगी, तो उसमें ये गुंजाइश नहीं होगी। और मेरा यकीन है कि अगर हम अप टू द मार्क सेटअप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये कमीशन सिंध में जैसे प्रो वुमेन लेजिस्लेशन बहुत ही अच्छी हुई है, इसी तरह से सिंध का कमीशन अलग नजर आएगा कि जो ऐसा इदारा मैडम के सिंध का ये कमीशन बिल्कुल अलग नजर आया। और हम भी कह सकें कि जी हमारे सिंध में भी एक ऐसा कमीशन है जहां पर खवातीन की बात सुनी जाती है, इंटरनेशनल कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। चलिए जी, आप जा रही है न्यूयॉर्क, तो उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज। आई होप कि वहाँ पे जो आपकी कॉन्फ्रेंस है वो भी बहुत ज्यादा कामयाब है, का कन्वेंशन ये पास हो जाता है तो बहुत सारे मसाइल हल होंगे, जो तशद्दुद के मसाइल होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नुज़रत शीरी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी ख़वातीन के हवाले से, उन ख़वातीन के हवाले से जो कि मुलाजमत करती हैं और उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है और करती भी हैं। आए दिन ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं। उस हवाले से एक कमीशन बना है और अब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई। तो गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो कि मुलाजमत पेशा है और इनका नाम मोहम्मद शफी है और ये धोबी घाट में काम करते हैं। तो इनके हवाले से आपको ये पैकेज दिखाते हैं। स्टे विद अस। मेरा नाम मोहम्मद शफी है। मैं धोबी घाट पर 70 साल से काम कर रहा हूँ। तो सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद अपने नाश्ता वाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर आ जाते हैं कारखाने में। कपड़ों को साबुन लगाना, सरफ लगाना, नील लगाना, धोना, सुखाना, फिर उसके बाद तैयार करके घर ले जाते हैं कपड़े, फिर इस्त्री करते हैं। इस्त्री करके फिर अलग अलग घरों के लेके जाते हैं जब पैसे मिलते हैं वहाँ से। बस ये कभी 1000 मिल जाते हैं, कभी 1500 मिल जाते हैं बस, क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा होता है ना, कम आमदनी कम होती है इसके अंदर, कम देते हैं ग्राहक पैसे, पूरे नहीं देते, इसलिए बस थोड़े पैसे मिलते हैं। वक्त पर करना पड़ता है इसको, ये काम ऐसा नहीं कि छोड़ के बैठ जाए या थोड़ी देर में बात कर लेंगे या अंधेरे में कर लेंगे, नहीं, दिन में ही करना पड़ता है। कपड़े सबके देने होते हैं, सबके घर में पहुँचाने होते हैं, छुट्टी किसको मिलती है, तो काम करना ही पड़ता है। जो ग्राहक में से पैसे मिल गए वही डॉक्टर हकीम को दे दिए, उसी से अपना खर्चा कर लिया।
मजदूरी कम मिलती है। मजदूर डे है ना, तो उस दिन भी हम काम करते हैं, मजदूरी करनी पड़ती है, हमें काम करना पड़ता है, इसलिए हम उस दिन भी काम करते हैं ताकि गुजर बसर हो हमारी। काम हमारा ऐसा है जिस दिन काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मेहनत देख लें आप, सुबह से शाम हो गई, अभी ये काम हो रहा है भी थोड़ा सा, अभी शाम तक। गुड मॉर्निंग। आज मैं कहेंगे आपको एक मतलब फिर से खुश आमदीद, और अपने साथी एंकर उवैस के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि उनको कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो वो इसलिए चले गए हैं। तो अब ओवरऑल हम आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में शब बारात के हवाले से। बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है। आज की रात अल्लाह ताला कहते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, है कोई मांगने वाला जो मुझसे वो तमाम चीज़ें तलब करे जो वो अपनी ज़िंदगी में चाहता है। इसी हवाले से शब बारात की बरकत के हवाले से, रहमत के हवाले से आज इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अल्लामा ज़ुहैर आबदी ने, और उनके साथ हैं मुफ्ती नूर रहमानी। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए और आज की रात के हवाले से, इतनी बड़ी रात के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अल्लामा साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आज की जो रात है, इस रात के बारे में कहा जाता है कि ये इतनी बड़ी रात है, इतनी रहमतों वाली रात है कि आज की रात आप अल्लाह ताला से जो मांगते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं, आपके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह बड़ा रहीम और बड़ा करीम है। मैं इसको ज़रा सा एक दुनियावी अंदाज से नौजवान नस्ल के लिए इसकी मिसाल देके मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा। यूँ तो आप उससे जब मांगेंगे, जहाँ मांगेंगे वो देगा जी, यानी उसके पास ये नहीं है कि अगर आपने घर में मांगा तो नहीं देगा और मस्जिद में मांगेंगे तो देगा जी। लेकिन कुछ जगहों की बरकतें ज़्यादा होती हैं। ठीक, घर से ज़्यादा मस्जिद की बरकत है, मस्जिद से ज़्यादा बैतुल हराम की, मक्का की मस्जिद है या मस्जिद नबवी की है, तो वो जगह के लिहाज से कुछ बरकतें होती है। बिल्कुल उसी तरह कुछ औकात ऐसे हैं कि जिन औकात वैसे वो कभी भी आप मांगे वो देगा, लेकिन कुछ औकात को उसने ज़्यादा तरजीह दी है। ठीक, और उन औकात में या उन अय्याम में या उन शबों में अगर आप मांगे तो वो ज़्यादा अता करता है। ये एक बिल्कुल ऐसी मिसाल है इसकी आज की शब की, जैसे हम अपनी दुनियावी अंदाज में देखते हैं कि हर चीज़ बिक रही होती है, लेकिन कभी कभी लूट सेल लगी होती है। ठीक ठीक, आधी कीमत में, एक के साथ एक फ्री है। तो ये अल्लाह जो इतना रहीम और करीम है, ये कहता है कि आज मेरी रहमत अपने जोबन पर है। आज की रात अगर कोई मुझसे रुजू करेगा और मुझसे तौबा, इस्तग़फ़ार, रिज़्क़, सेहत जो मांगेगा, तो मैं आज की रात जो उमूमी तौर पर भी मैं देता हूँ, लेकिन आज की रात कुछ ज़्यादा अता करूँगा। आज की रात कुछ ज़्यादा। इसमें एक ख़ास बात और है। इसमें लोग इस पर इतराज़ करते हैं कि साहब ये रात का क्या मसला है और इस्लाम में रात का त्यौहार नहीं है। इस्लाम में जितनी इबादत, रात की इबादत पर जोर दिया गया और जितनी रात की इबादत को अहमियत दी गई है, उतनी किसी इबादत को इतनी अहमियत नहीं दी गई है। इसलिए तहज्जुद के हवाले से कहा जाता है कि तहज्जुद में मांगी हुई कोई दुआ भी खाली नहीं जाती। मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज की रात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज की रात की खासियत के हवाले से बताएं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह दुखान के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इस रात में नाजिल किया जो मुबारक रात है। मुफ़स्सिरीन किराम ने इससे ज़्यादातर जो मुराद लिया है वो शब क़दर लिया है, मगर कुछ मुफ़स्सिरीन ने इससे मुराद जो है वो लैलतुल बरका से मुराद शब क़दर ली है। शब क़दर की फजीलत क्या है? शब रात और बारात जिसमें निजात दिलाई जाए। सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस रात में खूब इबादत करो और दिन का रोज़ा रखो। वजह इसकी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है।
जब वो नुज़ूल फरमाता है, जो शख्स इबादत कर रहा होता है अल्लाह की रहमत उस पर पड़ती है तो उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाती है। और इस अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मौजूद हैं, मैं देखती हूँ कि अल्लाह के नबी बिस्तर में मौजूद नहीं है, मैं बाहर निकलती हूँ और जन्नतुल बक़ी में चले जाती हूँ। वहाँ मैं देखती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जा, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, जो इबादात हैं इस तरह की मुनाजात कर रहे हैं। तो इससे एक दो मसले मालूम हुए कि शब बारात में कब्रिस्तान जाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब अगले जुम्मे अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि आयशा, इस रात में बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है। तो इस रात में जो बख्शिश फरमाता है, एक मिसाल उसके साथ देना चाहिए, वो ये कि बच्चों को समझाने के लिए कि जब कोई मामला किसी जज के पास जाए और वहाँ मुजरिम मौजूद ना हो तो जज जो चाहे फैसला कर दे, मगर जब मुजरिम अदालत में मौजूद हो तो रहम की अपील कर सकता है। और जब वो रहम की अपील करता है, वो मुआफ़ी तलब करता है, तो जज के दिल में रहम आता है, वो उसकी सज़ा को मुआफ़ फरमा देता है। तो आज की रात में जो है वो फैसले होते हैं, बिल्कुल। वो बंदा कपड़ा खरीद रहा होता है, उसे ये नहीं मालूम कि उसका कफन आ चुका है। सही, बिल्कुल फैसले हो रहे हैं, बड़ी रात है। अल्लामा साहब, आज की रात के हवाले से जैसे कि आपने भी बताया, मुफ्ती साहब ने भी बताया, बड़ी रात है और अल्लाह ताला की रहमत जो होती है वो जोश के ऊपर होती है। इस हवाले से नवाफिल के लिए भी बहुत सारे जो है वो सवालात होते हैं कि किस तरीके से इबादत की जाएँ, किस तरीके से नवाफिल की जाएँ। इस सवाल का जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन अभी गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस रात के हवाले से, इस बड़ी रात के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग आज में कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। और इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एक बड़ा नाम है, बड़ी ज़बरदस्त नात ख्वाह हैं, हम सब इनको बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छी नातें पढ़ती हैं। हमारे साथ मौजूद है ताबिंदा लारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बड़ी रात है आपा, आज शब बारात है। आज कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है कि मांगो तुमने क्या मांगना है। आज की रात के हवाले से आप क्या कहना चाहें? बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को तख्लीक किया तो उसको ये पता था कि ये मेरे बंदे हैं, गुनाह भी करेंगे, और लेकिन वो चूँकि 70 माओं से ज़्यादा चाहता है तो उसने हमें बार बार वो बहाने अता किए कि हमारी बख्शिश हो जाए। बात सिर्फ इतनी है कि बंदा रुजू करे। अभी जब ये मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि हम साल के 365 दिन होते हैं जी, 364 दिन हम हर रात हमारी ऐसी मसरूफियात में गुजर रही होती दुनियावी। ये एक रात, ये 2-3 रातें या 4 रातें और हमारी ज़िंदगी में ऐसी आती हैं कि बहैसियत मुसलमान अगर हम उसकी फजीलत और बरकत को हासिल करने की ना कोशिश करें तो हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं है। आप देखिए कि रात को बाज़ारों में भी रश होगा, डाइन आउट करने भी लोग निकले हुए होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि पता नहीं ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी नवाला है। अभी इन्होंने कहा जैसे कि हम कपड़े सिलवा रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होगा, हमारा आखिरी लिबास तैयार हो रहा होगा। अभी तो मुझे यही नहीं पता कि अभी तो देखिए अब से लेके मगरिब तक का वक्त बाकी है, पता नहीं हम में से कितने खुश नसीब होंगे जिनको ये शब नसीब होगी। बिल्कुल। हमें अहमियत, फजीलत और किसके लिए है? सही, वो तो बहाने ढूंढ रहा है। फिर ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हम दुनिया की जो बजट को हम याद रखते हैं या फिजिकल ईयर को याद रखते हैं, ये हमारे अमाल का फिजिकल ईयर है जो क्लोजिंग पे जा रहा है। सही, बिल्कुल। और हमारा नया बजट बनने वाला है तो उसमें खसारा ही खसारा है। अगर बैलेंस शीट को देखें अमाल की तो सही, तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें हम उनसे माफ़ी मांगें और हमारे लिए जो अगला साल जो लिखा जाए, हम इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन से, हमारी ज़बान में ये वो ताकत नहीं है, हमारी औकात नहीं है, लेकिन जब वो अर्श से 7वें आसमान से नीचे आके कह रहा है कोई मांगने वाला, कोई मांगने वाला तो मांगने वाले को इससे ज़्यादा, वो कहते हैं ना फैले हुए हाथों को हिकारत से ना देखो, हर शख्स की चौखट पे सवाल ही नहीं है, तो दुनिया की बात है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला तो सवाल ही से कह रहा है
कि तुम मेरे पास आओ। बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने। अल्लामा साहब, जैसे कि आपा कह रही हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं आज बाहर भी निकले होंगे, इबादत के हवाले से भी लोगों को बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख्याल नहीं रहता, वो ये कहते हैं जी इबादत अभी कर लेंगे, इबादत अभी कर लेंगे, लेकिन बड़े फैसले वाली रात है। तो आज के इबादत के हवाले से, नवाफिल के हवाले से और जो एक कब्रिस्तान जाने का एक ओवरऑल पूरा नज़रिया है, उसके हवाले से बताइए। देखिए, बहुत अच्छी अंदाज में आपने बयान किया कि ये हमारा जो है वो बजट अगले साल का आ रहा है। परवरदिगार आलम बहाने ढूंढ रहा है और मग़फ़िरत अता कर रहा है। साल भर तो हम अपनी मसरूफियात में रहते ही हैं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, नमाज पढ़ ली। लेकिन आज जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लूट सेल है कि भाई जितना ले सकते हो ले लो। उसमें दो चीज़ें हैं, हम तो अभी हैं और अपने लिए मांग सकते हैं, लेकिन चूँकि हम मांग सकते हैं अपने लिए, वो जो हमारे गुजर गए हैं जी, वो अपने लिए नहीं मांग सकते अब। सही। उनकी जो हमसे, उनकी ज़िंदगी में, उनकी हयात में मोहब्बत, शफ़क़त या उनके हमारे पर एहसानात, उसका तकाजा ये है कि जब परवरदिगार आलम रहमत को अपनी बांट रहा है, जब मग़फ़िरत अता कर रहा है, जब आपको दे रहा है, तो हम उन लोगों को न भूलें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए तर्ज दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन लोगों का न भूलें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए सर्व की। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, जिस तरीके से अल्लामा साहब कह रहे हैं कि हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ हमारे ऊपर सर्व की, हमारे लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की, जिसमें हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे नाना नानी हैं, दादा दादी हैं और हमारा वो तमाम हल्का अहबाब जो हमारे लिए बहुत से काम करते रहे। जी देखिए, जब कब्रिस्तान जाएँ, सूरह यासीन की कसरत की जाए, ठीक है, उसके बाद इस्तग़फ़ार की जाए। लेकिन सबसे जो बेहतरीन अमल है वो आज असर से शुरू होगा। असर की नमाज से तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले आप मस्जिद जाएं और जो है वो एतकाफ़ की नियत कर लें, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो इस्तग़फ़ार की कसरत करें, अज़ान सुनें, अज़ान के फ़ौरन बाद जमात अदा करें जी, सुन्नतों से फारिग हों। उसके बाद फिर आपको 6 रकात अदा करनी है। अच्छा। वो 2 रकात जो है आप दराज़ी उम्र के साथ नियत करेंगे, ठीक। 2 रकात जो है आप रिज़्क़ की कुशादगी के लिए करेंगे। अच्छा। और 2 रकात आप आफ़ात व बलैयात के हवाले से। अच्छा। ठीक है। उसके बाद आप सूरह यासीन पढ़ेंगे और 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। इशा का वक्त हो जाएगा, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे बाजमात और उसके बाद अगर वक्त मिला तो आप कब्रिस्तान जाएंगे, वहाँ जाके सूरह यासीन की तिलावत करेंगे और सूरह मुल्क की तिलावत करेंगे। ख़ास तौर पर सूरह यासीन, सूरह मुल्क की तिलावत करने के बाद दुआ इस्तग़फ़ार करेंगे और कहेंगे परवरदिगार मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे उस्ताद, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी हैं, ऐ अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। याद रखिए इंसान के गुनाह समंदर के कतरों से भी ज़्यादा हो। जब रब्बे ज़ुलजलाल को मनाता है तो इंसान के आँख से जो आंसू गिरता है ना, वो समंदर कतरों से ज़्यादा अहमियत रखता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में। और याद रखिएगा जिनका आपने दिल दुखाया है, वो वालिद हों या रिश्तेदार हों, उनको मनाने का सबसे बेहतरीन अंदाज, उनको मनाने का उनके लिए एहसाले सवाब करना, एहसाले सवाब करना चाहिए। बिल्कुल। तिलावत के हवाले से आपने बात की, ताबिंदा आपा हमारे साथ मौजूद हैं, तो जहाँ पर हम तिलावत की बात कर रहे हैं वहाँ पर नाते रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सुनना चाहेंगे। मैं आज सिराजुद्दीन सिराज का लिखा हुआ एक कलाम है और वो इस रात के हवाले से मिल रहा है जो इबादत का समय आज की रात मिल रहा है जो इबादत का समय आज की रात लेके आई है दुआओं में से आज की रात लेके आई है दुआओं में से आज की रात। हर घड़ी बख्शिश इसिया की खबर देती है
बख्शिशे इसिया की खबर देती है, किस बुलंदी पे है तकदीर बशर आज की रात, किस बुलंदी पे है तकदीर बशर आज की रात। गोशे गोशे पे उतरती रही खुशबू सलात, गोशे गोशे पे उतरती रही खुशबू सलात, गूंज उठे नात से और हमद से घर आज की रात, गूंज उठे नात से और हमद से घर आज की रात। और क्या बात कही, यूं तो रात आती है हर रोज, गुजर जाती है, यूं तो रात आती है हर रोज, गुजर जाती है, सैकड़ों रातों से बढ़कर है मगर आज की रात, लेके आई है दुआओं में असर आज की रात। नूरी महफिल पे चादर सनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। अल्लामा साहब, इतनी खूबसूरत अल्फाज हैं, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए, बहुत ही मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बात शायर ने जो भी हैं वो कही है, और उन्होंने पढ़ा भी बड़े खूबसूरत दिल से पढ़ा है। जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि पढ़ने वाले का भी बड़ा असर होता है। नूर है क्या, पहले तो ये समझ लें। नूर को पहचानने के लिए, किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए उसकी ज़िद को अगर आप पहचानें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। नूर की ज़िद है अंधेरा। अंधेरा यानी गुमराही, जहाँ हकीकत आश्कारा ना हो, जहाँ हकीकत का पता न चल सके। तो ये हकीकत का ना पता चल सकता है एक मादी दुनिया में। तो अगर अभी आप यहाँ लाइटें बंद कर दें तो अंधेरा हो जाएगा, तो कुछ नहीं पता चलेगा। इसकी एक मिसाल है। फिर आप नूर रोशन करते हैं, लाइटें रोशन करते हैं, तो आपको सब समझ में आने लगता है। कायनात की हकीकत में को पहचानने, और दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत कायनात की यानी खुद परवरदिगार आलम को पहचानने के लिए ज़ाहिर है कि वो पहचानना और हिदायत पाना वो भी एक नूर है। सही, खुद अल्लाह ने अपने आप को भी नूर कहा है, क्योंकि वो एक हकीकत है। तो नूर जो है वो दरअसल हकीकत और बड़ी जबरदस्त बात आपने की है कि हिदायत पाना भी दरअसल नूर है। तो आज की रात, मुझे जुमले कहने दीजिए। आज की रात वो जो कहा कि नूर की चादर तनी हुई है, यानी खुद परवरदिगार, जो हम बार बार आज कह रहे हैं कि आज खुद परवरदिगार कह रहा है कि कौन है जो हिदायत पाना चाहता है, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपनी मासियत से हिदायत पाना चाहता है, उससे भटके हुए अंधेरों से निकल कर अगर कोई रोशनी में आना चाहता है, तो आज मेरी रहमत जो है वो अपने जोबन पर है, जोश पर है, वो आए और मैं उसको हर वो चीज़ अता करूँगा जो वो खुलूस दिल से आज। बिल्कुल।
मुफ्ती नूर रहमानी साहब, जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया कि ये खूबसूरत वर्डिंग है और इस पूरी नाच के जो अल्फाज हैं उसके अंदर ही एक पूरी दुनिया समाई हुई है कि जिस तरीके से आज नूर की रात है, जिस तरीके से आज मग़फ़िरत की रात है, जिस तरीके से आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला। तो वहीं कुछ बताइए, इबादत के हवाले से तो हमने आपसे पूछा, रोज़े के हवाले से बताइए और मज़ीद कुछ नवाफिल हो तो उनके हवाले से भी बताइए। आज की रात में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उसके बाद जो आपकी क़ज़ाए उम्री उसको अदा करना चाहिए। आज की रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास रहमतें होती हैं। तनज़्ज़लुल मलाइका, आसमान से फरिश्ते कसरत के साथ नाजिल हो रहे होते हैं और जिस जगह जिस जमात के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र होता है वो जगह आसमान वालों के लिए इस तरह चमक रही होती है कि जिस तरह ज़मीन वालों के लिए चांद चमकता है। जहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र होता है आसमान वालों के लिए वो जगह चमक रही होती है। तो नूर फैला होता है अल्लाह के बंदों के जिक्र से। आज कोई आप मस्जिद में जाएं, मसाजिद में जाएं तो कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई तस्बीह में है, कोई तहमीद में है, कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकार रहा है। एक रूहानियत पूरी दुनिया के अंदर फैल रही होती है। आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं, जो बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है उसके साथ अपना मुंह लगाते हैं, उसकी रूहानियत को सक करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में कहते हैं, परवरदिगार इस बंदे के जो गुनाहों को मुआफ फरमा, इसके दर्जात को बुलंद फरमा, इस पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। कल का रोजा इंतहाई जरूरी है, रखना चाहिए, फर्ज नहीं है, ये जहन में रखिएगा, वाजिब नहीं, ये भी जहन में रखिएगा। मौलाए कायनात सैयदना अली हैदर करार ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि इस रात में शब बेदारी करो और अगले दिन का रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आसमान पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है, सबकी बख्शिश फरमाता है, काफिरों को मोहलत देता है। जिनके सीनों में कीना होता है, जो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, अदावत रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती। वालिदैन के नाफरमान की बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती। सूद खोर की बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती। ज़ानी की बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती, हत्ता कि वो रुजू कर ले, तौबा कर ले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में। जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका हो, उनको क्या करना है? आज वो किस तरह माफ़ी मांगे, ये एक बहुत अहम सवाल होता है। तो उनको चाहिए कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिदैन के लिए एहसाल सवाब करें। ये हो सकता है कि उनके वालिदैन कल क़यामत के दिन उनको मुआफ़ फरमा दें उनके इस अमल की वजह। ठीक है अल्लामा साहब, इसी हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, मग़फ़िरत के हवाले से बात की मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने और रोज़े के हवाले से बात की, उस हवाले से कुछ बताइए। इसमें जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी कहा कि ये पूरी रात इबादत की रात है, इसमें अच्छा अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को मखसूस नहीं किया, वाजिब नहीं किया, ये इंसान के अपने इख्तियार पे छोड़ा है। इसमें नमाजें हैं, मुख्तलिफ अंदाज में है, कुछ 2 रकत की भी है, 4 रकत भी है, 10 रकत भी है कि साहब आप उन नमाज पढ़ें। और नमाज के बाद फिर सूरों की तिलावत है, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने इससे पहले कहा भी था, सूरह मुल्क और सूरह यासीन की तिलावत के लिए है। ज़्यादा ज़्यादा तिलावत करें। दुरूद पाक जितना आप पढ़ सकते हैं कि दुरूद ये एक ऐसी इबादत है कि इसने बहुत सी चीज़ों को घेर लिया, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि इसमें आप तलब रहमत कर रहे हैं परवरदिगार से, तो इसमें आपके गुनाहों की माफ़ी भी आ जाती है, इसमें अताए रिज़्क़ भी आ जाता है, इसमें रहमत का हर पहलू इसमें आ जाता है। तो मग़फ़िरत अपनी आप इस्तिग़फ़ार करते जाएं अपने गुनाहों की, क्योंकि गुनाह जो होते हैं वो इंसान की दुआ की कबूलियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है। ठीक है, गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए और आज की रात तो सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार ही करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं शब बारात के हवाले से, इंतहाई बड़ी रात है, रहमत वाली रात है, बख्शिश वाली रात है, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा, जितने बीमार हैं सबको दे दे शिफा, कर्ज से सूद से या इलाही बचा, मुश्किलों में किसी को न कर मुब्तला, हल मसाइल का या रब तू कर दे अता, बख्श दे बख्श दे बख्श दे हर खता, ए खुदा
खुदा फर्ज औलाद के हमसे पूरे करा, इनको सवारे बना, इनकी खुशियाँ दिखा, दीनो दुनिया की तालीम इनको दिला, इल्म दानिश बढ़ा, सुरखरू हो सदा बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे हर खता। ए खुदा सीधा रास्ता दिखा, जिंदगी में गुनाहों से हमको बचा, अपनी तौफीक दे, सच्चा मुस्लिम बना, तेरे कलमे का हक हो मुकम्मल अदा, बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे हर खता। ए खुदा, ए खुदा, बख्श दे हर खता। आमीन आमीन सुम आमीन। ए खुदा बख्श दे हर ख़ता। आज बात कर रहे हैं बड़ी रात के हवाले से। अल्लामा साहब, जहाँ पर माफ़ियों का जिक्र करते हैं, हम एक दूसरे से भी माफ़िया मांग रहे होते हैं, वहीं पर हमारे अपने घर वाले या माँ बाप अगर हमसे नाराज़ हों तो उसके लिए फिर क्या हुक्म है? देखिए, एक दो बातें मैं ख़ास तौर से इस हवाले से, इबादत के हवाले से कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उनका डायरेक्ट हुक्म आया हो, बहुत सी चीज़ों का, यानी हमें कोई बेस दे दी जाती है, कोई बुनियाद दे दी जाती है और हमें उस बुनियाद पे अमल करना होता है। मसलन ये कि कब्र के लिए जैसे कब्रिस्तान जाना है तो इसके लिए एक उमूमी हुक्म भी मौजूद है कि कब्रों पर जाया करो ताकि तुम इबरत हासिल कर सको, ताकि तुम्हें ये जहन में रहे कि तुम्हें भी कल यहाँ आना है, दुनिया, अपनी दुनिया को तुम भूल सको। तो एक उमूमी हुक्म होता है, उस उमूमी हुक्म को मखसूस दिनों में, मखसूस उसमें हम ज़्यादा तवज्जो से करते हैं। दूसरी और अहम चीज़ जो आपके सवाल के जवाब में मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हम अमल तो करते हैं, उसकी रूह को हम छोड़ देते हैं, उसकी रूह को भूल जाते हैं, रूह को भूल जाते हैं। अगर हम कब्रिस्तान जा रहे हैं तो हम उसको मेला या रस्म बनाकर या त्यौहार, ईद बनाकर हम जा रहे हैं, और जो एक्चुअल उसकी चीज़ है कि हम उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और अपने लिए इबरत हासिल करें, वो छोड़ दें, तो हमारा जाना बेकार है। बिल्कुल इसी तरह जो मैसेज ये चल रहे हैं, ये रस्म एक बन गए, चूँकि व्हाट्सएप फ्री है, तब कुछ नहीं है, बैठे बैठे तो चलो एक 500 मैसेज भेज दो, 200 मैसेज भेज दो। असल है उसकी रूह कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने किसी के साथ की है, गलती की है, किसी से आपको तकलीफ पहुंची है, तो आप अपनी अंदर से आप उससे, वो आपकी माँ, पहले आपकी माँ, आपका बाप, पहले आपके माँ बाप, करीबी बहन भाई, रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, उनसे दिल की से आप तह से अगर माफ़ी मांगेंगे तो वो आपकी माफ़ी कबूल भी होगी और उसका एक असर भी होगा। और अगर आप सिर्फ एक रस्मन व्हाट्सएप के फ्री मैसेज भेज देंगे तो फिर उसके कोई असर नहीं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, रिदाल वालिद रिदा अल्लाह, जिससे वालिद राज़ी उससे अल्लाह राज़ी, जिससे वालिद नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक। कुरान ने कहा वाअबुदू, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। जो शख्स रात भर इबादत करे और सुबह उठकर अपनी वालिद या वालदा से बदतमीज़ी करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन सारी इबादत उसके मुँह में मार देगा कि तुमने अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश नहीं आए, बहन भाई, अज़ीज़ व क़रीब के साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आना है। याद रखिएगा कि मैसेज करने से बेहतर ये घर में जो आपके लोग हैं ना, उनसे माफ़ी तलब कर लें और उनको दिल से माफ़, इस रात में उनकी बख्शिश नहीं होती।